हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मानव प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक मानव को निरोगी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम को हम दो कैटेगरियों में बांट के पढ़ेंगे मुख्यतः। एक जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूसरी अजन्मजात। जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता वो होती है जो बच्चे को जन्म से ही मिलती है, जन्म से ही उसके साथ आती है। उसके बाद में अजन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, जो कि उसे अर्जित करना पड़ता है कुछ व्यायाम करके या विटामिन्स मिनरल्स लेके, अच्छा भोजन ग्रहण करके ये अजन्मजात को अर्जित किया जा सकता है। यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र। जन्मजात और अजन्मजात में क्या क्या डिफरेंस है, हम उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद में इस प्रतिरक्षा तंत्र की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं उनको पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम अजन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र को। अजन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र में सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र आते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र को भी हम दो कैटेगरियों में बांटेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसी तरह असक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको भी दो कैटेगरियों में बांट के पढ़ेंगे। यही वो तंत्र है जो हमें रोगों से बचा के रखता है, निरोगी रखता है। जो चीज़ें मैं बोलूँगा उनको भी आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पे नहीं उतारी हैं। ये मैंने इसलिए उतारा है ताकि हमारा समय बच सके, सारी चीज़ें लिखनी ना पड़े। अब जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र है जो जन्मजात, ये मानव को जन्म से ही मिलता है। जैसे ये शरीर में जन्म से ही होता है, दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, आप लिखते चलिए उनको। एक तरफ जन्मजात लिख लीजिए, दूसरी तरफ अर्जित या अजन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र लिख लीजिए। ये इसमें डिफरेंस है। जो जन्मजात है वो जन्म से होता है, और अजन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र इसमें लिखिए ये मानव अर्जित करता है इसको। तत्काल सक्रिय, यानी जो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र है वो तत्काल सक्रिय होता है। हमारी बॉडी पर जब भी कोई वायरस, जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर करता है या फिर कहीं चोट लगती है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उसके खिलाफ। यानी कि बाहर शरीर से, शरीर के बाहर से कोई भी जीवाणु या विषाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं और वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, ये बात आप याद रखें। जब भी कोई जीवाणु या विषाणु हमारी बॉडी में इंटर करता है उसे हम कहेंगे एंटीजन। एंटीजन यानी कि हमारी बॉडी का जो पार्ट नहीं है, बाहर से हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है, उसको एंटीजन कहेंगे। एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज एंटीजन की प्रतिक्रिया है। तो एंटीबॉडीज उसको पहचानेंगी, जो बाहर से एंटीजन इंटर करा है उसको पहचानेंगी कि हमारे शरीर का ये भाग है या नहीं, या फिर हमारी शरीर के लिए ये खतरनाक तो नहीं है। एंटीबॉडीज उसको पहचानेंगी। जब एंटीबॉडीज उसको अगर पहचानती हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए खतरा नहीं है तो कुछ नहीं कहेंगी। अगर कोई ऐसा एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, तो उसकी प्रतिक्रिया एंटीबॉडीज करती है। ये तत्काल सक्रिय हो जाता है, यानी कि जैसे ही कोई हमारी बॉडी में एंटीजन प्रवेश करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में तत्काल सक्रिय हो जाता है। एक तरह से सैनिक होते हैं, बाहर से जो सैनिक एंटीजन होते हैं हमारी बॉडी पे हमला करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमारी बॉडी के जो सैनिक हैं एंटीबॉडीज,
वो तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। बाहर से जो एंटीजेंस आए हैं तत्काल सक्रिय हो जाते हैं, जबकि ये अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र में तत्काल सक्रिय नहीं होते हैं। हम बाहर से कुछ लेते हैं टैबलेट वगैरह तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ी देरी से सक्रिय होते हैं। सभी बीमारियों के लिए कारगर, इसका मतलब है जब कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में इंटर करती है, कोई भी विषाणु जीवाणु बॉडी में इंटर करता है तो ये सभी बीमारियों के लिए होते हैं, यानी कि किसी बीमारी के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ये सभी बीमारियों के लिए सैनिक लड़ने के लिए आ जाते हैं एंटीबॉडी, जबकि अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र में ये किसी बीमारी के लिए विशेष होते हैं। जैसे किसी को बुखार हो रहा है तो बुखार की ही टैबलेट दी जाती है, और किसी को पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की ही टैबलेट दी जाती है। इसलिए ये अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होते हैं। और जो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र है इसमें ऐसी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होती है। प्रभावशालीता में देरी, जो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र है ये प्रभाव यानी कि अपना प्रभाव जैसे थोड़े टाइम बाद लेती हैं, यानी कि कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो पहले उसको पहचानता है, पहचानने के बाद में फिर उसी तरह के और सैनिक जैसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस चीज में 3-4 दिन लग जाते हैं किसी बीमारी से मुक्त होने में। जैसे सर दर्द हुआ है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सही होने में, जबकि इसमें अगर सर दर्द की टैबलेट ले ली तो जल्दी से सही हो जाती है। एलर्जी प्रतिक्रिया का अभाव, इसमें एलर्जी नहीं होती है। जन्मजात जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एलर्जिक नहीं करता है, जबकि बाहर से कुछ हम लेते हैं अर्जित में वो हमारी बॉडी के लिए एलर्जी भी कर सकती है। अब इस प्रतिरक्षा की इकाई में कौन कौन से अंग शामिल हैं उन चीजों को हम देखेंगे, उन अंगों को। सबसे पहले त्वचा। त्वचा मानव शरीर का एक बाहरी आवरण है जो हमें बहुत सारे रोगों से बचाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा बैक्टीरियाज तो हमारी बॉडी ही उनको खत्म कर देती है। जैसे हमारे छोटे छोटे रोम होते हैं बॉडी पे, इन रोमों के पास से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र विशेष एंजाइम रिलीज करते हैं। जैसे ही बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे आक्रमण करता है, कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, तो इन छोटे छोटे छिद्रों से, जो रोम के पास छिद्र होते हैं, इनसे विशेष प्रकार के एंजाइम रिलीज होते रहते हैं जो बाहर से गए हुए एंटीजन जो प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है हमारी बॉडी में उसको वहीं डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरह से त्वचा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी रक्षा करने में पैथोजन से। दूसरा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में मैंने आपको पहले भी डाइजेशन वाली वीडियो में डिटेल में बताया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में होता है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो आमाशय की दीवारें होती हैं, जब हम कुछ खाते हैं तो वो HCl रिलीज करती हैं। अगर कोई पैथोजन मुंह के रास्ते या खाने में मिलके अंदर चला जाता है आमाशय तक, तो HCl से वहीं पे उसकी खात्मा हो जाता है। यानी कि कोई जीवाणु विषाणु चला गया अग्नाशय तक, तो अग्नाशय उसको HCl रिलीज करके वहीं खत्म कर देता है। इसलिए HCl का भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इम्पोर्टेंट रोल है। WBC है, साइटोकाइंस हैं और स्प्लीन है। WBC के बारे में पढ़ेंगे अभी। साइटोकाइंस है जो, ये एक विशेष प्रकार का
रसायन होता है जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है और एक गाइड करता है WBC को, यानी कि WBC को कहाँ पे जाना है, कहाँ कोई एंटीजन आया है और हमला कहाँ पे करना है। तो साइटोकाइंस गाइड करने का काम करते हैं WBC को। और स्प्लीन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको तिल्ली भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी का ब्लड बैंक होता है, यानी कि WBC का RBC का बैंक होता है कोशिकाओं का। तो स्प्लीन जो खराब कोशिकाएं हो जाती हैं हमारी, उनको डाइजेस्ट कर जाता है। अगर स्प्लीन डाइजेस्ट नहीं करे तो वो भी हमारी बॉडी में रोग पैदा कर सकती है। इनको सेल्स की आत्मघाती थैली भी कहते हैं स्प्लीन को। अब है WBC का नंबर। WBC का हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। WBC की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। इनके बारे में मैंने पहले भी बताया है। वैसे तो जो WBC होती हैं इनके जीवन काल है जो वो 14 से 15 दिन होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि MCQ में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि WBC का बॉडी में क्या काम होता है। WBC का काम होता है हमारी रोगों से रक्षा करना। और WBC का निर्माण जो बोन मैरो होती है यानी अस्थि मज्जा, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। WBC इसमें T लिम्फोसाइट्स सेल होती हैं, 2 तरह की सेल हैं। T लिम्फोसाइट्स आप लिखते चलें और B लिम्फोसाइट्स। ये जो T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट कैटेगरी की गई है, ये इनके काम के ऊपर कैटेगराइज किया गया है। जैसे ही हमारी बॉडी पे बाहर से कोई हमला करता है, जैसे वायरस या बैक्टीरिया, तो T लिम्फोसाइट सेल उसकी पहचान करती है। अगर हमारी बॉडी के लिए वो खतरनाक है या रोग फैलाएंगे हमारी बॉडी में, तो T लिम्फोसाइट उनको पहचान लेंगी और उनकी कॉपी कर लेंगी। कॉपी करने के बाद में ये अस्थि मज्जा से बहुत सारी उस तरह की कोशिकाएं बनवा लेंगी और ये मिलके फिर उस रोग पे हमला करती हैं, उस रोग को ये खत्म कर देती हैं। इस तरह से WBC काम करती हैं। WBC में T लिम्फोसाइट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को बाहर से अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होता है। जैसे व्यायाम करने से या विटामिन्स लेने से, मिनरल्स लेने से और योगा करने से, अच्छा खाना खाने से, वैक्सीन से, तो उस तरह से इसको अर्जित किया जाता है। इसको हम 2 कैटेगरियों में बांटेंगे। जो अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और असक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र है जो ये किसी रोगजनक के संपर्क में आने के बाद शरीर द्वारा बनाया जाता है। यानी इसका मतलब है जैसे हमारी बॉडी में कोई भी रोगजनक रोगाणु प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी उसकी पहचान करती है और उस रोग की पहचान करके फिर हमारी बॉडी में जो WBC हैं वो हमला करती हैं उस रोग को खत्म करने के लिए, और उस रोग के प्रति हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है हमारा शरीर। जब भी कोई ऐसा रोग होता है तो वो हमला कर देती हैं उस रोग पर। इसको हम 2 कैटेगरियों में बांटेंगे, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल है जो जब कोई बाहरी एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में शरीर एंटीबॉडी बनाता है और उस रोगाणु को वहीं खत्म कर देता है। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन किया जाता है, यानी कि एक डेड वायरस को
बॉडी में वैक्सीन के जरिए प्रवेश करवाया जाता है और हमारी बॉडी उसी तरह का एंटीबॉडी बना लेती है। जब भी उस तरह का कोई वायरस प्रवेश करेगा हमारी बॉडी में तो उस तरह के एंटी बॉडीज पहले से ही तैयार होंगी और उस पर हमला कर देंगी। जैसे कि कोरोना में वैक्सीनेशन हुआ था, वैक्सीनेशन में कोरोना के जो वायरस थे, डेड वायरस, उनको बॉडी में प्रवेश कराया गया था ताकि अगर ऐसे कोई वायरस हमारी बॉडी में भविष्य में प्रवेश करें और बॉडी उनको पहले से ही पहचान के उन पे हमला कर देगी तो हम रोगों से उस तरह से बचा जा सकता है। अब है असक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। असक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र ये शरीर में बाहर से प्रवेश करवाया जाता है, जैसे माँ का दूध से हमें ये मिल जाता है, उसके अलावा दवाइयों से। इसको भी हम दो भागों में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं माँ के दूध से, ये बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं रोगों से। और दूसरा है आर्टिफिशियल, जब शरीर बीमार हो जाता है तो उसी तरह की विशेष दवाइयाँ खाई जाती हैं। ये प्रभावी रहती हैं कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक, हमें उस रोग से बचा सकती हैं। इस तरह से ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का टॉपिक था यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद में अब जन्मजात और अजन्मजात रोगों पे चर्चा करेंगे, वो इससे अगली वीडियो में। धन्यवाद।